बेटा अपने साथी का, अरे यूपी वालों काम की बात है, लोन करवाया एक साथी का और लोन करवाया पुरानी गाड़ी का। हमने ली पहले थोड़ी अमाउंट, हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो सच्ची में ही देने पड़ जाए बैंक वालों को सारे, तो हमने 4.5 लाख रुपए की गाड़ी ली एक सेकंड हैंड, उसके ऊपर लोन कराया 5 लाख का। मतलब सेकंड हैंड का तो कितना भी करा लो, तो मालिक को दे दिए 4.5, 50,000 रुपए उस गाड़ी पर रख के अपने अपने कार्यकर्ता को दे दिए। जनता सरकार मोर्चा का साथी था, दिए इसलिए भाई देखो हम टेस्ट कर रहे हैं, हमने उस साथी को बताया हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तेरे को हम कुछ ज्ञान की बात बताएंगे, बैंक वाले तेरे से पूछने आए तो तूने क्या कहना है वो बताएंगे, जब कोई लेने के लिए गाड़ी की रिकवरी वाले आएंगे तब क्या कहना है तब बताएंगे। अगर तूने वही बातें उनको बता दी और वो कामयाब हो गई तो इसका मतलब आप पास हो जाएंगे। भाई हमारे पास जो कागज रखे हैं इसका मतलब वो पूरे पक्के हैं, और अगर वो पास नहीं हुई तो भाई फिर अपन फेल है, फिर जनता को हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा करके हमने 8 महीने पहले एक अपने साथी को, ये एक्सपेरिमेंट हमने 2017 में भी किया था। उसके बाद लोगों के अंदर, लोग गुलामी के लिए पूरी तरह तैयार थे, तो लोग तैयार ही नहीं थे हमारी बात सुनने को। ये तो इस कोरोना के बाद में थोड़ा सा सुनना शुरू किया तो दोबारा हमने मुद्दे को उठा लिया कि ले एक बार देखते हैं क्या करते हैं, इससे क्या होता है, गांव वाले क्या कहते हैं, बैंक वाले क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, पुलिस क्या करती है, इस पे पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बारी। तो उस टेस्टिंग के लिए जब हमने उसको एक मारुति गाड़ी दिलवा दी, गाड़ी लेने के बाद जैसे ही गाड़ी ली 5 लाख का लोन खाते में ट्रांसफर हुआ मालिक के, और खाते में ट्रांसफर होते ही हमने बैंक को एक चिट्ठी लिखी। बैंक से हमने पूछा भाई मैंने तेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे, तने मेरे को 5 लाख रुपए तो दिए ही नहीं, तने तो कागज को ट्रांसफर कर दी डिजिट, और डिजिट रुपए तो होते ही नहीं। रुपया तो वो है जो हमारा आईपीसी कहता है, जो हमारा रिजर्व बैंक का कानून कहता है, जो हमारा 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कहता है। रुपया तो हमारा 777 मिलीग्राम सोना है, ये तो कागज भी नहीं करा तने ट्रांसफर, ये तो तने डिजिट भेज दी, बल्ला इतना खाते में चला गया, इंटरनेट पे ही चला गया, कुछ दिया तो है ही नहीं तने मेरे को। तो पहले तो वो लोन दे मेरे को जो मैंने मांगा था, और रुपए में दे और असली में दे, पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने बैंक को कही कि चल मान लेते हैं कि तने हमारे को लोन दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, भाई तने जो पैसे मांगे थे वो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिए, अब मैंने देने पड़ते हैं तेरे। लेकिन दिक्कत ये है कि जिसको तुम रुपया कह रहे हो वो तो तुम डिवेल्युएटेड रुपए को कह रहे हो, और भारत का कानून कूटकृत रुपए में डील करने से मना करता है। तो मैं तो इस देश का न्याय को मानने वाला सिटीजन हूं, मैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं तो तुम्हारे कूटकृत रुपए में कारोबार नहीं करूंगा, मैं तो जेल जाने को तैयार नहीं हूं, तो मैं असली रुपए में कारोबार करूंगा। तो तुम्हारे वाले 5 लाख रुपए में जितना सोना आता है उतना मेरे वाले असली 104 रुपए में आता है, वैध रुपए 770 मिलीग्राम के हिसाब से। तो हमने पहली किस्त में ही उसको चिट्ठी लिख दिया कि तुम्हारा ये 104 रुपया 62 पैसा बनता है, उस दिन के हिसाब से, जिस दिन हमने चिट्ठी लिखी कि आज के सोने के भाव के हिसाब से तुम्हारी गाड़ी की जो कीमत तुमने तय की थी उसकी कीमत मेरे भारत के वैध 104 रुपए 62 पैसा बनता है। मैं चेक दे रहा हूं, तुम जाकर बैंक, क्योंकि इशूइंग अथॉरिटी है, बैंक से वैध रुपया निकाल लेना। हमने उसमें लिखना होता है रुपया नहीं, खाली वैध रुपया निकाल लेना। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे चिट्ठी लिखकर बता दे। भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बैंक ने इतना ही लिखना है ना कि तू झूठ बोल रहा है, असली रुपया है जो मैं दे रहा हूं। तो मैंने जी चिट्ठी लिख करके भेज दिया, और हमने कहा अगर तुमने हमारे को न्यू ड्यूज नहीं दिए तो अवैध रुपए में कारोबार करने के साथ साथ ये एक और मुकदमा करेंगे हम तेरे ऊपर। अवैध वाला तो अभी करना है ही तेरे ऊपर, बैंक के ऊपर। तो जी एक हमने आवेदन दे दिया, एक आरटीआई दे दी। 8 महीने हो चुके हैं, बैंक वाले फोन भी नहीं करते फैसले लेने के लिए। अल्लाह यकीन मानिए, बैंक वाला एक भी व्यक्ति, एक भी
सकता। शुरू में पहली किस्त टूटी तो फोन आया, फोन आते ही हमने कहा कि क्या बात भाई, फोन क्यों किया? बोला जी आपकी किस्त टूट गई। किस्त टूट गई? मैंने तो पूरे पैसे भेज रखे, 5 लाख के 5 लाख का हिसाब कर रखा, चेक भेज रखा, तुमने निकलवाया नहीं? कह रहा नहीं जी, तो निकलवा लो ना, 5 रुपया निकलवाओ। बोला जो आपने तो 105 रुपए का चेक भेज रखा वो। मैंने कहा हाँ 105 का भेज रखा। तो बोला जी वो तो किस्त तो आपकी 5000 रुपए बनती है। अरे 5000 रुपए बनती है तो एक काम करो, तुम जो तुम्हारे को चिट्ठी दे रखी ना उसका जवाब दे, तो उसमें लिख दो कि 5000 रुपए बनती है। वो बोला जी एक काम कर लो, जो से पैसे हमने दिए थे ना, आप ये मानते हो कि हमने आपको नकली रुपया दे दिया? मैंने कहा हाँ। मगर सुन ले पहले, अगली बात कहने से पहले, नकली रुपए में कारोबार करना जुर्म भी है, तेरे को वो दिया वो जुर्म है। तो माँ वो कहता है, फोन पे बैंक मैनेजर बोलता है कि जी जो मेरा ही फोन नंबर दे रखा था ना वहां पे, तो मान लो वहां फोन तो उसी पे आता है, बाबा के पास जाऊंगी। तो क्या कहता है बैंक मैनेजर, बोलता है कि जी एक काम करो जी भाई साहब, जो रुपए हमने आपको दिए थे ना वही दे दो हमको वापस, जैसे हमने दिए थे वैसे ही दे दो। मैंने कहा फिर जैसे हमने ट्रांसफर डिजिट करी थी ना, आप भी डिजिट ही कर दो। मैं कहा फिर एक काम करो, आप हमें ये लिख कर दे दो बस, हमें क्या दिक्कत है, हम दे देंगे। आप ये कहते हो कि जो से रुपए हमने दिए आप वही दे दो, तो आप ये लिख कर दे दो हमको। 8 महीने से लिख के नहीं दे रहा बैंक, ये लिख के देने में क्या तकलीफ है बैंक को? क्योंकि देते ही फंसेगा, जिसके दस्तखत होंगे जेल जाएगा 100%। अब हमारे को समझ में आ गया। फिर हमने 5 लाख के बाद 10 लाख की गाड़ी दिलाई, फिर नई दिलाई अब की बार डाउन पेमेंट दे के। 4 महीने हो गए उसको कोई लेने नहीं आ रहा। फिर हमने एक लोन ले लिया, एक पुणे का लोन था, मुंबई का 2 करोड़ रुपए का लोन था, और उधर से बैंक ने नोटिस निकाल दिया कि तुम्हारे घर पर कब्जा करने के लिए फलानी तारीख को आएंगे। हमने चिट्ठी भेज दी, वो बेचारों को चिट्ठी पता नहीं थी कि हमने भेज रखी है। वो आगे कब्जा लेने वाले अपने वो चिट्ठी दिखाई, बोला हमारे पास तो नहीं पहुंची। मैं कहा बैंक में पूछो। वो बैंक में पूछा फोन करके, चिट्ठी आई हुई है। पहले चिट्ठी आई हुई है, तुमने बताया नहीं हमारे को, हम यहाँ आगे कब्जा लेने, हमारे से हमारे ऊपर मुकदमा करवाना था उल्टे भाग के। वो आज तक नहीं आ लिए। ट्रैक्टर थे, 2 ट्रैक्टर उठा के ले गए, वो ट्रैक्टर उठा के ले गए थे रिकवरी वाले। एक थी 70,000 की किस्त थी, 2,80,000 रुपए, जो उठा के ले गया उसी पे चेक लाए 2,80,000 रुपए का। तेरी हिम्मत कैसे होगी बिना कानून के चलने की? हम कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, और कानून के हिसाब से जितना रुपया तुमको दे दिया ना, अभी देखो ना, आप 50 लाख का लोन है ना, अगर किसी का 10,000 रुपए के चेक में निपट रहा है, उससे फालतू जिसने दे रखा ना, यानी 50 लाख का लोन था ना, आपने 5 किस्तें दे रखी है, तो फालतू दे रखा, उल्टा लेना पड़ेगा। भाई साहब, हमने कागज दिए, 200 से ऊपर आवेदन हमने लगा दिए बैंकों में। 200 से ऊपर आवेदनों में किसी बैंक की कोई हिम्मत नहीं हमको कोई कुछ लिख कर दे। हाँ, 2 प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने हमको वापस लिखा है कि जो आरोप है वो निराधार है। बात का जवाब नहीं दिया उसने भी ये नहीं कहा कि वही रुपया देता तो हमने दिया। मतलब बात को गोल गोल घुमाने लग गए। फिर हम चले गए थे कोर्ट में। आपको जान के पता चले कोर्ट हमारा मसला लेता ही नहीं। कोर्ट क्या कहता है, डीआरटी में जाओ। डीआरटी क्या है? ट्रिब्यूनल बनाए ही बैंकों के नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं बनाए, इसीलिए वो आपको डीआरटी के थ्रू आपके घरों पे कब्जा करते हैं। तो हम बोले कि ट्रिब्यूनल में तो नहीं, हम तो कोर्ट के थ्रू लेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस को डिनाई नहीं कर सकता, उसको प्राकृतिक जो न्याय है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो कोर्ट हमारे फैसले लेने से मना कर रहा है, तो हमको ये लगा कि अब हमको जनता की अदालत के थ्रू जाना पड़ेगा। कि मान लो आपका मसला है कोई 5 करोड़ का, कोई 15 करोड़ का, किसी की फैक्ट्री दी जा रही, जिस पे कुछ नहीं दिया जा रहा, बैंक वाले कहते हैं तुम्हारा घर नीलाम करेंगे, तुम्हारा मकान नीलाम करेंगे। आओ ना जनता सरकार मोर्चा के साथ, जे किसी की 1 इंच भी जमीन नीलाम होगी तो फिर मुंह कह देना। फिर आप किसी को आओ तो आवेदन लगाते हैं, लगा के आवेदन, बैंक वाले कुछ करके दिखा दो। अब जब हम इस पे चले तो बैंक वालों को जल्दी कुर्की करने की हो रही है। फास्ट हो गए आप कुर्की करना। सरफेसी एक्ट में डीसी को दे दिया उन्होंने,
अब हमने सोचा यार कितने होने वाली है, दिमाग में सवाल आता है कि यार कितने लोग बर्बाद होने वाले हैं इस देश के, कितने लोगों की जमीन जाने वाली है। देखा ये तो इस बात से पता चलेगा कि कितने लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग दे सकते हैं, कितने लोग नहीं दे सकते, या मार्केट में कितना रुपया है। तो फिर हमने जांच करी, आरटीआई डाल के पूछा, आरटीआई की वेबसाइट पे सर्च किया तो पता लगा इस देश के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा नोट छपे हुए हैं। कितने छपे हुए हैं? 34 लाख करोड़। एक बार सारे बच्चे जोर से बोलेंगे, कितने नोट छपे हैं? 34 लाख करोड़। कितने? 34 लाख करोड़। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के टाइम पर पूरे भारत में नोट थे 16 लाख करोड़। कितने थे? 16 लाख करोड़। यानी कि पिछली सरकारों ने 70 साल में जितने नोट छापे 16 लाख करोड़, उससे ज्यादा नोट मोदी जी ने 5 साल में छाप डाले। उससे फालतू 70 सालों में छापे 16 लाख करोड़ और मोदी जी ने छापे 18 लाख करोड़। तभी तो कहते थे मोदी जी, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई मैं 5 साल में कर डालूंगा, कह रही थी ना। अभी उन्होंने 34 लाख करोड़ रुपए के नोट छाप दिए। लेकिन सोने का हिसाब लगाया जाए कि आरबीआई के पास कितना सोना पड़ा हुआ है, उस सोने का हिसाब लगाया तो आरबीआई के पास सोना रखा हुआ है 800 टन। कितना रखा हुआ है? 800 टन। 800 टन। और 800 टन सोने की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। कितनी? 4.8 लाख करोड़। कितने के छक्के? 34 लाख करोड़। लाख करोड़। सोना कितने रुपए का रखा? 4 लाख। 4.8 लाख करोड़। तो भैया जी 29.2 लाख करोड़ रुपया फर्जी है, फर्जी, जिसके बदले का सोना आरबीआई के पास रखा ही नहीं है। अब किसी साथी को ये पता लगे कि भाई जैसे नौजवान पीढ़ी है, 4.8 लाख करोड़ का, तो फिर 29.2 लाख करोड़ नकली कैसे हुए? नए वाले बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, जो नौजवान पीढ़ी है वो कहेगी ऐसे कैसे बकवास करते हो, और असली वाला रुपया कौन सा है, नकली वाला कौन सा, कैसे पता चलेगा? तो 30 रुपए का चिप्स का पैकेट लेने जाता हूँ, तो 30 रुपए का पैकेट में कौन सा बच्ची नोट दूं, पुराने वाला दूं, नए वाला दूं, या मोबाइल तो आ रही है ना। तो वो सोचेगा कि ये नकली नोट का कॉन्सेप्ट कैसा है, मुझे समझ में नहीं आया। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इतिहास में और सुननी पड़ेगी आज के सेशन की आखिरी कहानी। सुनोगे कहानी? कहानी सुना दे? कहानी सुनाते हैं। सुनार बैठा है गांव में। अरे सुनो, अरे कहानी सुनो, बड़ी मजेदार है। सुनार बैठा है गांव में, सोने और चांदी के सिक्के बना रहा है, और ये पहले सच में बनाया करता था। कोई भी सुनार को सोने और चांदी का सिक्का बनाने का अधिकार था, बशर्ते कि उसके सिक्के के अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। 100% शुद्ध चांदी होगी तो उसका 1 रुपया बाजार में रुपए में ही चलता। जो हमारे पास पहली बार शेरशाह सूरी ने नियम बनाया, 1 रुपया बराबर है 1 तोला चांदी। कितनी चांदी? 1 तोला चांदी। और 10 रुपए मिलकर, ये 10 चांदी के सिक्के मिलकर बनेगा एक मोहर। 10 चांदी के सिक्के मिलकर बनेगी और मोहर में होंगे 10 चांदी के सिक्के, या फिर 1 सोने की मोहर, और सोने की मोहर का वजन होगा 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, यानी कि 1 तोला सोना। समझ गए? 1 तोला सोना बराबर है 1 मोहर। अरे यानी करते कलर बिल्स का पेपर में कुछ लिखा है तो कैसे लिखोगे? सुन लो, आंकड़े याद रहने चाहिए तुम लोगों को। अगर आंकड़े याद नहीं रहे तो फिर पास नहीं होगे पेपर में।
जी। एक तो इधर नहीं हो तो कैसे याद रहेगा? 1 तोला सोना हाँ। मतलब एक मोहर, मोहर। और एक मोहर 10 चांदी के 10 रुपए 10 और रुपए 1 रुपए में में कितनी चांदी? 1 तोला चांदी। 1 तोला चांदी। चलिए, यानी 1 रुपए का मतलब है 1 तोला चांदी। और सोना कितना? अगर मैं यहां पर सोना बताऊं, सोना कितना? 77 मिली 700। सोना कितना? अरे 11 ग्राम 664 मिलीग्राम को 10 से भाग दे तो 1 ग्राम 116 मिलीग्राम सोना। 1 ग्राम का 1 रुपया, 1 ग्राम तोले का 1 रुपया, याद रहेगा? इस हिसाब से ये कानून में पहली बार शेरशाह सूरी ने लिखित दस्तावेज बनाया। उससे पहले हजारों सालों तक जबानी चलता था, 1 तोला सोना 1 तोला चांदी, इसकी वैल्यू चांदी के इतने सिक्के, इसकी वैल्यू इतने सोने के सिक्के, फालतू चक्करों में पड़ता ही नहीं। लेकिन पहली बार, अरे बच्चे भूख लग रही है जरा, अभी जो सबसे काम की बात है वो आगे आने वाली है, जो आपने अगली पीढ़ियों को बतानी है, अपने साथियों को बतानी है। मैं समझता हूँ ज्ञान की बातें ज्यादा देर तक हो गई, मैं इस बात को समझता हूँ, बहुत देर से पका दिया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? 1 तोला 1 ग्राम सोना मतलब 1.166 ग्राम सोना बराबर 1 रुपया। ये लिखित दस्तावेज पहली बार अंग्रेजों ने बनाया, और थोड़े दिनों के बाद एक नियम बना दिया। सुबह जब लोग उठे तो उनको पता चला कि अब एक मोहर 10 रुपए की नहीं है, अब मोहर हो गई 15 रुपए। अब इससे क्या गड़बड़ हुई कि जिसके घर में 150 चांदी के सिक्के रखे थे, उसको ये लगता था कि मेरे पास 15 मोहर रखी हुई है, और जैसे ही वो 15 रुपए की एक मोहर बनी, उसका जो घर रखी हुई चांदी है उसकी वैल्यू टक से 10 मोहर के बराबर हो, यानी 5 मोहर फटाक से खा गए अंग्रेज एक ही झटके, यानी तीसरा हिस्सा खा गए देश की जनता। समझ में आई? कानून बनाकर देश को कैसे लूटा जाता है, इसका पहला उदाहरण, कानूनी लूट का पहला उदाहरण मिलेगा जब एक मोहर की वैल्यू 10 रुपए से घटा करके 15 रुपए कर दी जाए। और उस दिन देश के लोग अचानक से 1/3 गरीब हो। उस वक्त जो 1 रुपया 1.166 ग्राम सोना होता था, उसी टाइम भाग करोगे तो बन गया 777 मिलीग्राम सोना। पौना रुपया पौना ग्राम हो, कितनी वैल्यू डाउन हो गई? रुपए की वैल्यू डाउन कैसे होती पता लगा? जब ये रुपए की वैल्यू डाउन हुई तो देश के लोगों ने अंग्रेजों के सामने सवाल उठाया कि तुम ये ठगी करते रहोगे। पहला आदमी जिसने इसके ऊपर सवाल उठाया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बाबा साहब ने कहा था तुम ये वैल्यू इस तरीके से डाउन करते रहोगे तो तुम तो नाश कर दोगे। उस टाइम के प्रोफेसर केन्स था उनके जिनके साथ उनकी पूरी बहस हुई थी, उस पूरी बहस को पार्लियामेंट के अंदर बकायदा लिखित दस्तावेजों में भी है। जब उसने कहा था ऐसे वैल्यू डाउन कर दोगे तो देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। ये सत्यानाश नहीं करना है। उस वक्त बाबा साहब अकेले आदमी थे और बाबा साहब की बात को इसीलिए फुल प्रूफ माना जाए क्योंकि बाबा साहब जो नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे उनकी पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही थी। उनको मालूम था, वो वैसे तो कानून के ज्ञाता थे, कानून मंत्री थे, लेकिन उनकी डिग्री पीएचडी जो थी वो इकोनॉमिक्स में थी। उन्होंने कहा देश की जनता के सामने कि ये देश की लूट है अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि अब के बाद दुनिया में कोई भी रुपए की वैल्यू को नहीं घटाएगा। ये हम जो दावा करते हैं ये उसी कानून के हिसाब से करते हैं कि रुपए की वैल्यू को घटाया नहीं जा सकता। अब सुनार पे आते हैं। सुनार का काम क्या था? सोने और चांदी के सिक्के बनाना। मान लो मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ
यहाँ से कहाँ पे कहते हैं हम लोग सतनावत में, सतनावत से चंडीगढ़ जाना है और मेरे बैग में हजारों चांदी और सोने के सिक्के। सुनार मिल गए मुझे, सुनार कौन मिल गए? सचिन मिल गया। मान सचिन बोला कहाँ जा रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने कहा भाई मुझे एक भैंस खरीद के लानी है, कुछ सोने कुछ लोहे का सामान लाना है, कुछ और बना के लाना है, कुछ इस तरह से लाना है। तो सुनार ने मुझे कहा कि क्या जरूरत है वहां इतना सारा झोला झोला उठाने की? एक काम करो, मेरे से पर्ची बनवा के ले जाओ और वहां से उस सुनार को ये पर्ची दे देना और ये पर्ची के बदले तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मैंने इनको अपने 1000 रुपए जमा करा दिए, 1000 रुपए की पर्ची ले ली, इन्होंने उसके ऊपर लिख दिया मैं धारक को 1000 रुपए देने का वादा करता हूँ। और मैं जाकर के चंडीगढ़ को 1000 रुपए की पर्ची दी और मैंने अपना रुपया ले लिया। रुपया मतलब सोना चांदी, रुपया जब भी बोलूंगा मतलब सोना चांदी, समझ गए? अभी सुनो ध्यान से, रुपया पर्ची के बदले चलने लग गया। पहली बार सुनारों ने ये काम शुरू किया था, उस टाइम पर बैंक नहीं थे, हुंडी बोलते थे उसको, हम लोग वादा पत्री बोलते थे उसको। खादी ग्रामोद्योग में भी चलती थी वो हुंडी, खादी की हुंडी भी होती थी, हमारे पास पड़े हैं वो दस्तावेज खादी की हुंडी के। उस टाइम पर ये लिखा जाता था कि जिसके पास भी है ये 5 रुपए की हुंडी है, ये 10 रुपए की हुंडी है। अब इस तरह से लेन देन चालू हुआ, वहां से रुपया लाना है, पर्ची बनवा ली, यहाँ आके पर्ची दे के रुपया ले लिया। किसी को भी पर्ची दे दो, पर्ची सुनार को दो, सुनार से रुपया ले लो। अब बार बार क्या होता, मान लो मैंने इस दुकानदार को दिया, इस दुकानदार को दिया, इस दुकानदार को, फिर ये दुकानदार जो थे फिर इन्होंने जरूरी काम करना है, फिर जाके अपना रुपया सुनार के पास देते, फिर सुनार पर्ची बना देता, फिर पर्ची को देके फिर पैसा लेते। तो एक बार मेरे दिमाग में एक बात आई, यार रोज रोज पैसा दो, पर्ची लो, पैसा दो, पर्ची लो। हमने क्या कहा, एक काम करते हैं, मैंने इनसे कुछ सामान लेना था, इनसे कुछ सामान लेना था, मैंने इन सुनार को बोल दिया, सुनार भाई 1000 की पर्ची इकट्ठी मत दो, मेरे को 100 की पर्ची भी दे दो, 10 की पर्ची भी दे दो, 20 की पर्ची भी दे दो, 50 की पर्ची भी दे दो, जिसको जितनी देनी होगी दे लूंगा। मैंने वो पर्चियां बनवाई, इनसे सामान लिया लोहे का, इनको दे दी मैंने पर्ची 100 रुपए। उन्होंने कहा पर्ची दे रुपया दो, पर्ची नहीं चलती। मैंने कहा भाई सुनार से जाके ले लेना, चल जाएगा। अरे मैंने कहा मेरा नाम थोड़ी लिखा है इस पे लिखा है कि मैं धारक को देने का वचन देता हूँ, जिसके हाथ में ये पर्ची उसका ही सोना, उसका ही रुपया। तो ये उस पर्ची को लेके गए और ये तो मिल गया, उनको भी मिल गया, उनको भी। ये तीनों दुकानदार बैठ के बात करने लगे तो यार कमाल हो गया, वो बंदा आया था, पर्ची देके गया था, पर्ची को ही रुपया मिल गया। पर्ची तो वहां की सपनावत की चंडीगढ़ में चल गई, चंडीगढ़ की पर्ची दिल्ली में चल गई, दिल्ली की पर्ची मेरठ में चल गई, मेरठ की सहारनपुर में चल गई। जब सारी पर्चियां आपस में चलने लगी तो देश के लोग आपस में कारोबार करने के लिए पर्चियों का ही इस्तेमाल करने और पर्ची को ही वो रुपया मानने लगे। अरे नौजवानों, ये बाद में आए होंगे तो पीछे बैठे है ना भाई, इसीलिए डिस्टर्ब कर रहा है। अभी देखो पर्ची में ही रुपया, पर्ची को ही लोग रुपया मानने लगे। हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे दिए भाई 100 की पर्ची, दिए भाई 100 रुपए। क्यों कहते थे वो 100 की पर्ची और 100 का नोट? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके दिमाग में ये मालूम था कि मेरा रुपया सुनार के पास रखा हुआ है, यहाँ पर सुनार का नाम है बैंक, कि मेरा रुपया बैंक में रखा हुआ है, मैं जब चाहे ये पर्ची दे करके अपना रुपया ले सकता हूँ। इसीलिए वो हमेशा ये बोलते थे ये 100 का नोट, ये 50 का नोट। लेकिन जो उससे अगली पीढ़ी आई, मेरे बाप वाली, मेरे पिताजी वाली, मेरे पिताजी वाली पीढ़ी ने क्या कहा, उसने 100 का नोट बोलना बंद कर दिया और उसी को 100 रुपया मानना शुरू कर दिया। मेरे दादा ने अगले बच्चे को बताया नहीं कि तुम्हारा सोना वहां रखा हुआ है। हाँ, कुछ बुजुर्गों ने बताया कि की जो रिजर्व बैंक है वो जितने भी रुपया छापता है, उस जितना भी ये नोट छापता है, उसके बदले का उतना सोना वहां सुरक्षित रखता है। ये बात आपने सुनी होगी ना, किस किसने सुनी है अपनी जवानी के टाइम पे? ये सबने सुनी है। आप लोगों ने नहीं सुनी क्योंकि आपको ये बातें किसी ने बताई नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने सुनी है
कि जितना नोट छापती है सरकार उतना ही सोना हमारा वहां सुरक्षित रखती है। वो सुरक्षित कितना रखती है? 777 मिलीग्राम सोना रखती है। इतना सोना वहां सुरक्षित रखा जाता है। अपनी मर्जी से नोट छापने का किसी सरकार को हक ना होना चाहिए ना है। अगर उसने छापे हैं तो देश की जनता के साथ गद्दारी करी है। अब मैं सुनार पे आता हूँ। सुनार की पर्ची सारे देश के अंदर चलने लग गई। सब लोग आपस में पर्ची खेलने लगे। पर्ची को ही सोना और चांदी मानने लगे, पर्ची को ही रुपया मानने लगे और पर्ची में ही डील करने लगे। छोटी पर्चियां भी आ गई, बड़ी पर्चियां भी आ गई। बड़ी पर्ची देकर छोटी पर्ची लेना, छोटी पर्चियों के बदले बड़ी पर्ची, ये चलना चलन चालू हो गया। अब आ गई सुनार की बेटी की शादी। छोरी का ब्याह आ गया भाई, सुनो। सुनार की छोरी की शादी थी। सुनार की घरवाली बोली, है भाई ए बच्ची सुन लेना। सुनार की घरवाली बोली, अजी सुनते हो, मुझे जरा 1000 रुपए की पर्ची दे दो। ये मैं 1000 रुपए के बराबर का सोना आपको दे रही हूँ। आप मुझे 1000 की पर्ची दे दो, मुझे बेटी के दहेज के लिए कुछ सामान लेकर आना है बाजार से। सुनार ने सुनारी को बोला, तू पागल है क्या? जब अपनी पर्ची चलती है तो सोना रखने की क्या जरूरत है? सोना ले जा घर के अंदर, इससे कुछ बनवा लेना बेटी के लिए। पर्ची तुझे बना देता हूँ, बोल कितने की चाहिए? तो आ जाए कोई उनको बोल रहा है जो भी होगा। हमारा मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं होगा, बाकी तो क्या करवा जाए। समझे? हाँ जी। सुनारी बोली कि भाई ठीक है पर्ची दे दो। सुनार ने उसको पर्चियां दे दी। यहां से आपकी जमीनों की लूट शुरू होती है, आपके मकानों की लूट शुरू होती है। ये कर्जे का खेल शुरू होता है। इसलिए आपके काम की चीज है। मुझे कुछ नहीं आपको ज्ञान दे के करना, आपकी बर्बादी का कारण बता रहा हूं आपको, इसलिए समझना जरूरी है। शाने बने बैठे हो, कुछ पढ़ लिख करके आओगे तब बात पड़ेगी, इसलिए बोलो मत आपस में। सुनार ने पैसा नहीं रखा और पर्ची बनाकर दे दी। सुनारी के पास 1000 रुपए की पर्ची थी। पर्चियां जाकर के उसने गाय भी खरीद ली, भैंस भी खरीद ली, एक मकान भी खरीद लिया, बाकी का सामान जरूरत का था, कपड़े खरीद लिए और गहने खरीद लिए। जो उसने खरीदना था खरीद लिया, जो भी उसके बस की बात थी। क्या उन पर्चियों की वैल्यू दूसरी पर्चियों के जितनी ही है? नहीं, बताइए मुझे। नहीं है। जो ये नकली पर्ची छाप के दी है, इसके बराबर का सोना वहां नहीं रखा है। लेकिन सुनार की घरवाली ने उस कागज के टुकड़े के बदले में आपकी 6 महीने की मेहनत, आपकी 2 महीने की मेहनत, आपकी भैंस खरीद ली, आपकी जमीन खरीद ली, आपका मकान खरीद ली। समझ गए आप बात? वहां सोना नहीं रखा, पर्ची है, लेकिन आप उसको रुपया मानकर चल रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? किसी ना किसी ने वहां सोना रखा होगा, उसकी पर्ची है। अब आपको शक हो गया कि सुनारी गड़बड़ तो नहीं करेगी, क्योंकि इसका घरवाड़ा था सुनार, उसी की मोहर लगी हुई है। अगर इसने नकली पर्ची दे दी तो अब अगर आप दुकानदार जाकर उन पर्चियों को उस सुनार को वापस दोगे तो सुनार के पास तो 1 लाख लोगों का सोना रखा हुआ है, उसमें से नकल पकड़ा देगा। उसने तो रुपया देने से मतलब है, सोने और चांदी किसी के। यानी कि अब सुनार को बात समझ में आ गई कि जितनी मर्जी पर्ची छापी जा सकती है, देश के व्यापारी, देश के किसान, देश की जनता बेवकूफ है। वो कभी इन पर्चियों के सत्यापन के बारे में कभी सोचती नहीं है। वो इसी को रुपया मान के बैठी है। और फिर सुनार ने अपने दोस्तों को, अपने जीजा को, अपने साले को, सबको बुला के पर्चियों की टैचियां भर भर के दे दी कि जाओ अब इन पर्चियों के बदले में
जितनी चाहे जमीन खरीदो, जितने चाहे मकान खरीदो, जितने चाहे सोना खरीदो, जितनी चाहे घर खरीदो, जितने चाहे स्कूल खरीदो। और आपको अगर याद हो, यूपी की बात बता रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी की, क्योंकि मेरा हरियाणा और यूपी कर्नाटक जमुना के पार उधर की लगभग संस्कृति बराबर है। आपके यहाँ भी 90 के दशक में दिल्ली से सेठ गाड़ियों में, अटैचियों में पर्चियां भरकर आपकी जमीन खरीदने आते थे ना, याद है? वो क्या कहते थे कि जमीन 2 लाख का किला था अपने यहाँ, लाख रुपए का 2 लाख रुपए का किला था। वो 2 लाख रुपए के 3 लाख रुपए के किले को दिल्ली का सेठ आके क्या बोलता था, वो कीमत बोल कितने का बेचना है, 3 लाख का बेचना है कि 4 लाख का बेचना है। बयाने में लोग करोड़पति हो गए और हमने सोचा ये सच में जमीन की वैल्यू बढ़ रही है। असल में जमीन की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी ताऊ, आपके रुपए की खरीदने की ताकत घट रही थी, क्योंकि वो नकली पर्चियां उधर से चलन में आ गई थी। बैंकों ने अडानी अंबानी जैसे लालाओं को पर्चियां छाप छाप के दे दी कि जाओ इन नकली पर्चियों के बदले इन गांव के लोगों को बोलो कि अपनी जमीन की कीमत बोलो। जिस जमीन को गांव का किसान मां कहता था, उसने वो बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि उसी गांव का एक दलाल उसको समझा रहा था कि 5 एकड़ के बदले में महाराष्ट्र में जाके 50 एकड़ बढ़ जाएंगे। ना, क्योंकि उस तक वो लाला उन पर्चियों को लेके महाराष्ट्र नहीं गया था, उसको अभी आपकी उपजाऊ जमीन यमुना के किनारे की चाहिए थी। समझ रहे हैं ना, ये नहीं समझे? और लोग जो जमीन को मां कहते थे और खेती को उत्तम कहते थे, रुपए की माया को नहीं समझ पाए, सुनार की पर्चियों को, बैंकों की पर्चियों को, सरकारों की पर्चियों की माया को नहीं समझ पाए और माया के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने पर्चियां छापनी जारी रखी और आप अपने परिवारों से टूटते चले गए, पैसे के चक्कर में अपनी औलाद को घर से दूर करते चले गए, एक ही परिवार के 5-5 परिवार बनते चले गए। एक बच्चा जो लखनऊ बैठा है, एक बच्चा हापुड़ बैठा है, एक बच्चा सहारनपुर बैठा है, बाप घर में अकेला बैठा है, क्योंकि आपने पर्चियों के पीछे लगा दिया। असली पूंजी आदमी होता था, असली पूंजी जमीन होता था, असली पूंजी मकान होता था, असली पूंजी परिवार होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, असली पूंजी जमीन खाना होता था, असली पूंजी धन जो था, पशु को भी धन बोलते थे, श्रम धन बोलते थे। मेहनत से करने वाले लोग रुपए के पीछे, पर्चियों के पीछे ऐसे दौड़े कि आज तक वापस लौट पाए। अब गांव सुनसान हो चले हैं, आपका इन पर्चियों में काम नहीं चल रहा। ये कहा जाता है कि गाड़ी के पहिए जितना रुपया होता था, इतना सामान आता था, 1 रुपए में जितना सामान आता था, आज 800 रुपए में बिकता है। महंगाई नहीं बढ़ी है, आपके पास नकली पर्चियां हैं, वो नकली पर्चियों की खरीदने की ताकत घट गई है। परचेजिंग पावर बोलते हैं इसको, रुपए की परचेजिंग पावर घटने का कारण ये है कि बाजार में नकली पर्चियां चलन में हैं। जो 14 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोट छापे थे ना, जो वापस मंगाए थे मोदी जी ने, उसके बाद 2 नोट छपे थे। आपके यहाँ बीजेपी का कार्यालय होगा, जिला का कार्यालय, और मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि जिस वक्त नोटबंदी हुई, आपके हापुड़ में भी नजदीक में बीजेपी कार्यालय में 2000 के नोट की अदला बदली चल रही थी, हर बीजेपी कार्यालय में चल रही थी। वो क्या था कि एक पर्ची गई थी बैंक में और एक पर्ची गई थी बीजेपी कार्यालय में, उससे बीजेपी के कार्यालय बने, उससे सारे दफ्तर बने, सारी सुविधाएं आई, उन पर्चियों के बदले में हमारी सारी पूंजियां लूट ले गए वो पूंजीपति लोग, और हम देखते रहे, हमको पता नहीं चला। आज के टाइम पर ये हालत है कि जो बैंक मैनेजर हमारे पुरखों के पास हाथ जोड़कर बैठता था और कहता था कि ताऊ अपनी पूंजी मेरे बैंक में जमा करा, अपने पैसे मेरे बैंक में जमा करा, आज अगर जाओगे आपके गांव में एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में आकर के बैंक मैनेजर ये ना कहता हो किस क्यों नहीं जमा करा था टाइम से। मतलब कैसे पलट गए जो पूरे खानदान से भरपूर परिवार। आज हमारी दादी के गले में और पैरों में मैंने सोना और चांदी मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और आज के टाइम पर इन परिवारों को गोल्ड लोन लेते हुए भी मैं ही देख रहा हूं।
वो सोना गिरवी रख करके कागज की पर्चियां लेते जा रहे हैं, मकान गिरवी रख के कागज की पर्चियां लेते जा रहे हैं और उनके कागज दे रहे हैं। मकान की कीमत 2 करोड़ है और पर्ची मिलती है 1 करोड़ की, और फिर किस्तें भी जमा नहीं होती हैं। कितनी किस्तें जमा कर चुके हैं? 2 करोड़ का लोन लिया था, 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं, अभी भी 2 करोड़ देना बाकी है और पर्चियां जेब में है नहीं, सोना जेब में है नहीं, कागज उन्हीं के पास हैं। अब वो कागज दे नहीं रहे हैं। हर किसी की मकान, दुकान, घर, गाड़ी, ट्रैक्टर, कपड़े, लत्ते और जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं ना मेरे दोस्त, उनके तो कच्चे भी कर्जे पर। ये हालत मेरे समाज की हो चली है। इसके बदले हमने अपने रुपए की कीमत को नहीं पकड़ा, हमने पकड़ लिया। जनता सरकार मोर्चा ने रुपए की कीमत को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में केस लॉक्ड है, भारत सरकार फंसी हुई है, केंद्र सरकार भी फंसी हुई है, रिजर्व बैंक भी फंसा हुआ है, सारे बैंक फंसे हुए हैं। सरकारी हो या प्राइवेट, हर बैंक को चिट्ठी लिख के आवेदन डाल के हम लोग फंसा चुके हैं। कोर्ट हमारा आवेदन लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम अपना आवेदन पहले जनता की अदालत में लगाएंगे। अगर आपको लगता है अगर नहीं सुनना है ना, अरे बोलने वाले बच्चों नहीं सुनना है तो बाहर निकल जाओ, बाकी लोगों को सुन लेने दो। ये बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं कौन बोल रहा है। आपने नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन औरों को सुनने दो। 2 लोग हैं पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, पता नहीं कैसे खानदान के बच्चे हैं। हम लोग इस बात को समझें कि सरकारें फंस चुकी हैं। कोर्ट में हम लोग 100% जीतने वाले हैं, 100% हमारी जीत होनी है। हम गांव के एक भी आदमी की 1 भी इंच जमीन को बैंकों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये बैंक सबसे बड़े अपराधी हैं। लेकिन इसके लिए गांव को उठना पड़ेगा, अपना हिसाब मांगना पड़ेगा इस लूट का। हम सबूत देंगे कि हर बैंक ने आपके साथ फ्रॉड किया, सरकारों ने मिलकर के आपके साथ फ्रॉड किया है। इससे पहले वालियों ने भी किया और ये भी कर रही है और अगले वाली भी करेगी, अगर आप लोग नहीं उठेंगे तो। अगर आप लोग अपने ही बच्चों के जीवन को, भविष्य को खराब होने से नहीं बचाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? चिल्ला चिल्लू के थोड़े दिनों के बाद वो लोग हमारे पास ही आ जाएंगे, बोल कितनी पर्ची चाहिए। 1000 करोड़ की पर्ची छापना उनके लिए कितना मुश्किल है। 3 दिन लगा लेंगे, 4 दिन लगा लेंगे, कह देंगे स्विस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। डिजिटली तो ट्रांसफर करनी है हम लोगों को यार, कोई नियम तो है नहीं बराबर का। सोना मांग कर देंगे, सोना नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए, सोना फिर नहीं देंगे, सोना नहीं देंगे, रुपया मांग लो जितना मांगना है ना? कमाल की बात। जमीन नहीं देंगे, पावर मांग लो जितने चाहिए। मुख्यमंत्री बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पार्षद बनना है, वो बोलो, वो दे देंगे, लेकिन असली चीज नहीं है। इसलिए इस तरह बोलने वाले आदमी को, जो यहाँ मंच बनाकर आपको समझाने आएगा, उस आदमी को आकर के उन लोगों ने 2 चीजें देनी, एक हाथ में है और दूसरे हाथ में है बंदूक की गोली। वो पूछते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन में लिखा है, किशिंगर ने लिखा है, ये इकोनॉमिक हिटमैन नामक किताब के अंदर उसने कहा है कि हम लोग जो पूंजीपति होते हैं, समाज को जगाने वाले आदमी से मिलते हैं, जब वो समाज के अंदर जागृति फैला रहा होता है, हम उससे बात करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि बोल दोनों में से क्या चाहिए, या तो पैसा और पावर ले ले या फिर मरना मंजूर कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हमको मरना मंजूर है। इस कागज की पर्ची के लिए हम लोग अपना जमीन नहीं बेचने पर, यह आपको पता है, क्योंकि हमको इस पूरे षड्यंत्र का पता है। ये ना सिर्फ हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी, नस्लों को बर्बाद कर रहा है। इन नस्लों को बचाने के लिए ही नस्ल बचाओ रैली रखी है हमने करनाल कि आ जाओ कम से कम एक बार सरकारों से पूछ तो लो। आज तक जीवन में, भारत के, दुनिया के इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक इस इतिहास में कोई भी व्यक्ति मन से खड़ा होकर के बड़ी रैली में रुपए पर बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने रुपए पर बोला है वो मरा है। हिटलर को नहीं छोड़ा, मुसोलिनी को नहीं छोड़ा, गद्दाफी को नहीं छोड़ा, इराक वाला था, क्या नाम इसका, सद्दाम हुसैन को नहीं छोड़ा, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं छोड़ा, इंदिरा गांधी
छोड़ा, इससे बड़ा तो बड़ा है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद रुपया बनाया अपना। उनको मालूम था अंग्रेज कर रहे हैं अपना रुपया बना कर गए थे वो आजाद हिंद फौज के, उनको भी युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया। और आखिर में इस रुपए के ऊपर बोलने लगा था अपना राजीव दीक्षित, उसको भी नहीं छोड़ा। जो भी इस पर बोलेगा वो मरेगा, उसको मालूम है। या फिर वो सत्ता में जाएगा या वो मरेगा। सत्ता में जाने का हमने नियम बना दिया कि जो जनता सरकार पहुंच जाके मंच पर आ जाएगा वो सत्ता में नहीं जाएगा, क्योंकि असली सत्ता असली सरकार जनता है। हमारा मानना ये है, तो हम जनता में ही रहेंगे और जनता में रहेंगे तो हम ज्यादा दिन तक आपको जा नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने ये कहा कि हम आपके बीच लोगों को तैयार करेंगे, हम अपने जैसे लोग बनाएंगे, उसको पूरा समझ देंगे, सारा षड्यंत्र समझाएंगे, बचने का रास्ता भी बताएंगे। बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, बर्बादी आपकी है। ये बर्बादी को बाहर का कोई आदमी आकर के अगर कहता है कि मैं आकर के आपको ठीक करूंगा या आपके गांव को सुधारूंगा, इसका मतलब वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपका गांव केवल आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि भैया जी आपके बच्चों के बर्बाद होते हुए अगर आप सोए हुए हैं, मैंने ठेका ले रखा है क्या? किसी नेता ने ठेका ले रखा है क्या? किसी विधायक ने, एमपी ने, सांसद ने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसने ठेका लिया है क्या? आप अपने बच्चों की बर्बादी पर बोलते नहीं हो, उसको तुम बोलो तो वो बोले भाई जिसके तन लागे वो तन जाने। अगर आपको खुजली है तो आप खुजाओ ना, मैं क्यों खुजाऊं आप है? अगर आपको पता लगे कि आपके बच्चे बर्बाद हो रहे, आप बोलोगे, विरोध करोगे, आप सरकार से लड़ोगे, मैं क्यों लड़ूंगा? मैं तो अपने हिस्से की लड़ाई करूंगा। मुझे जहां गलत लगेगा मैं लड़ूंगा, मैं लड़ता ही रहूंगा। हम जनता सरकार मोर्चा वाले लड़ते ही रहेंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस जीवन को, जैसे भवन बनाते समय नींव खोदी जाती है ना, हम नींव का पत्थर बनने को तैयार हैं। हम कहीं सत्ताओं में जाकर के आप लोगों की भावनाओं को बेचने वाले नहीं हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप लोग उठ करके सवाल खुद पूछें। मेरी गुजारिश है, 3 दिन की रैली, 3 दिन की जो ट्रेनिंग है उसके लिए तो 19 से पहले समय लग नहीं पाएगा। एक है सच्ची, कहाँ पर है वो? अभी ट्रेनिंग की जगह तय होनी है। वीरेंद्र भाई है, वीरेंद्र सिसोदिया जी, यूपी की ट्रेनिंग में खुद आइए, अपने घर वाले सदस्यों को, अपनी वाइफ को लेकर आइए। अगर कोई महिला यहाँ बैठी है अपने पति को लेकर आइए, अगर बच्चे बैठे हैं अपने माँ बाप को लेकर के आइए, अपने माँ बाप को लाइए उस ट्रेनिंग में। 3 दिन में समझिए पूरे षड्यंत्र को। अगर आपने वो षड्यंत्र समझ लिया, आप शायद अगले बच्चों को समझा पाओगे, शायद अगली पीढ़ी को बचा पाओगे। क्योंकि हम सिर्फ समझा सकते हैं भैया, हम ये बता सकते हैं ये गलत है, दीवार की पतली पार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, तुम इनसे ऐसे बच सकते हो, बचने का रास्ता भी बता देंगे और षड्यंत्र का कारण भी बता देंगे, षड्यंत्र करने वालों के नाम भी बता देंगे। अगर बचने का रास्ता भी पता है, कारण भी पता है, तो समाधान तो आपने ही करना है। अगर मैं समाधान करूंगा तो दिहाड़ी लूंगा, फिर मतलब स्वार्थ पूरा करूंगा। मैं स्वार्थ पूर्ण करने के मूड में भी नहीं हूं और अभी मैं स्वार्थ पूरा करने के मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं जिस तरह की जिंदगी जी रहा था वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी थी, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी थी। हम 25 दिन को मैं पहाड़ों में घुमा करता था, क्योंकि एक आदमी से मिलने की फीस इतनी होती थी, महीने का 5-6 लाख रुपया कमाया, जो खर्चा होता है बाकी का अपना घूमो। 5 लोगों से मिलने से पैसा इतना कमा लेते थे लोग। लेकिन अगर इस सारे के सारे जीवन को जानबूझ करके छोड़ करके इस दिशा में लगे हैं तो सत्ताओं के लिए नहीं लगे। जब आप लोग हमारे साथ आओगे तो आपको और चीजें पता चलेगी कि कितनी सारी चीजें जनता सरकार मोर्चा के खजाने में भरी पड़ी है। बहुत ज्यादा समय में ले नहीं सकता क्योंकि बातें पूरी होनी नहीं है और मोटी मोटी मैं आपको सबको बता चुका हूँ। तो यदि आपको ये लगता है आपके गांव में टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में, गांव में, भाईचारे में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्जा नहीं चुका पा रहा है और उसके पास बैंक वालों के फोन आ रहे हैं, जीना मुश्किल कर रखा है, एक बार उसके कागज हमको भेज दीजिए। आपने कागज भेजने हैं वीरेंद्र सिसोदिया जी को, 2 चीजें भेजनी सिर्फ, एक जो लोन अकाउंट है उसका स्टेटमेंट और दूसरा उस बैंक का नोटिस नहीं आया तो चलेगा, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आप वीरेंद्र भाई को भेज दीजिए। ये हमारे पास भेज देंगे, जिसके पास
भेजना होगा, आपके कागज तैयार होकर आ जाएंगे। वो कागज आप बैंकों को दोगे, जैसे ही आपका कागज बैंक के पास जाएगा अगले दिन फोन आने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कोई आदमी फोन नहीं करेगा। इस आवेदन को बनाने के अगर किसी को वकील को पता चल जाए ना, बैठे बैठे 2 लाख रुपए ले लेगा। हमने इसको क्या रखा है कि आपका नाम सुप्रीम कोर्ट के लड़ने वाले उन लोगों की लिस्ट में नाम जाना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टीम है उसको देने के लिए हमें ड्राफ्टिंग की थोड़ी फीस उनको देनी पड़ती है। वो आपको शुरू में बहुत नॉमिनल सी होती है, 10-20 बड़ा लोन है तो थोड़ी 10-20। अगर किसी का 50,000 लाख रुपए का लोन है उसका आप कुछ भी नहीं लेते, उसका कुछ नहीं लेते। तो जिससे लाख रुपए का नहीं हो रहा है वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का पैसा नहीं लेना। हमने क्या करना है, हमने एक चीज तय की है कि आपका 50 लाख का लोन कितना हो गया वो हम चुका जाएंगे मिलके। क्या आप इसका 10% अपने समाज पर लगा सकते हैं? 10% समाज पर लगाना है, हमको नहीं देना। इतना तो कर ही सकते हैं यार। इस आंदोलन को चलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन व्यवस्थाओं में भी खर्चे होते हैं और दूसरी चीजों में, तो समाज के काम करने में 10% लगाना। आप अपने एरिया में लगा दो, आप अपने गांव में लगा दो, हमारे पास हमारे को भी देने की जरूरत नहीं, मतलब इसे नहीं रखा है, ठीक है ना। हमको देना चाहो, हमारी मदद करना चाहो कर दो, हम लोग लगे हुए हैं ऐसे ही पागलों की तरह। हमारा पर्पस पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा पर्पस लोगों को समझ देना है कि आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। जहां आप फंसे हुए हो, आप कर्जे में फंसे हो, मैं किसान को कहता हूं कि भाई ये जहर डालना बंद कर दे, ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दे, वैदिक खेती शुरू कर ले, जैविक खेती शुरू कर ले। किसान कहता है मैं कर्जे में हूँ, वो वाली खेती से मुझे नहीं फायदा होगा। अब ये कहते हैं तेरा कर्जा हम चुकाते हैं, अब तो कर ले, कर्जा हम चुकता कर रहे हैं, अब तो कर ले, तेरा लोन चुकता हम कर रहे हैं, अब तो समाज को बचा ले, अब तो बच्चों की लड़ाई लड़ ले, अब तो स्कूल ठीक कर ले, अब तो व्यवस्था ठीक कर ले, अब तो कोर्टों के पीछे मत भाग, अब तो पंचायत में फैसला कर ले, तेरा 1 करोड़ का कर्जा मैंने चुकता कर दिया, तेरे भाई के साथ चलता है वो कर दिया। वो लड़ाई झगड़ा खत्म करके अपने गांव को बचाया, अपनी व्यवस्था को बचाया। अपनी व्यवस्था को आपने नहीं बचाया, हमारे बच्चों का भविष्य है अंधकार में। मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको अपने बच्चे एक किसी के ऊपर एहसास नहीं है ना वीरेंद्र भाई का आपके ऊपर, ना मेरा ना आपका मेरे ऊपर, यह सबकी लड़ाई है, हम सबको लड़ता है। और ये बहुत आपको मालूम नहीं पड़ेगा, अगर आप षड्यंत्र की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा खेल। ये खाली भाषणबाजी से बात नहीं बनेगी, हमको लड़ना होगा अपने बच्चों के 19 नवंबर के लिए। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, मैं आज के 19 नवंबर को अगर हम लोग उतनी ताकत नहीं ला पाए कि हम सरकारों को ये कह सके कि हमको तुम्हारे फ्रॉड मालूम है और ये देश के लोग हैं जो बुलाए हुए दिहाड़ी पर आए हुए लोग नहीं है, जैसे तुम्हारी पार्टियों के लोग आते हैं, ये अपने बच्चों को बचाने के लिए तुमको आदेश कर रहे हैं देश की जनता कि तुमको ये निर्णय वापस लेने पड़ेंगे जो हमारे बच्चों की बर्बादी कर रहे हैं, और हमारे लिए वो निर्णय लेने पड़ेंगे जो हमारे बच्चों के लिए सही है। इसीलिए हमने ये किया है। और 19 नवंबर के बाद CBDC आ रहा है, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी आ गई तो रुपए का नाम बदलकर ई-रुपया रख देंगे। ई-रुपया नाम हो गया तो 1 रुपए के बराबर 770 मिलीग्राम कर्ज मुक्ति नहीं होती। ई-रुपया नाम वही बदल रहे हैं, नाम बदलने के बाद कानून 0 और पुराने वाले नोट खत्म कर रहे हैं। 2000 का नोट वापस ले लिया है। अब बैंकों में पैसा जमा कराने जाओगे, बैंक उसका एक हिस्सा रिजर्व बैंक को भेज रहे हैं वापस, वो उनको जला रहे हैं। तो नोटों को खत्म किया जा रहा है। आपके बैंकों में नोट है ही नहीं, उसके बदले में कैसे लोगे वापस? बना जब सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा, डिजिट के बदले नहीं आता। और जब आपके बैंकों के जैसे देखो, आप 2000 का नोट जब मोदी जी ने कहा कि वापस लेकर आपको दूसरे नोट दे रहे हैं, उस टाइम पर मार्केट से 2000 का नोट गायब हो चुका था। अभी 500 के नोट की बारी है, फिर छोटे नोटों की बारी है। आपको जबरदस्ती आदत डालेंगे डिजिटल करने की, डिजिटल